रूस और यूक्रेन में भले ही युद्ध खत्म हो जाए, भले ही रूस और यूक्रेन लड़ते लड़ते थक जाएं, लेकिन भारत में तेल पर होने वाला राजनीतिक युद्ध का कोई अंत नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों की सरकारों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का सुझाव दिया, ताकि आप पर, हम पर, देश की जनता पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। पहले कोरोना और अब रूस यूक्रेन युद्ध। महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है और इसका सबसे बड़ा वजह पेट्रोल डीजल के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी, जिसे महंगा करने में सबसे बड़ा योगदान केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स का है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस जो है वो है 56 रुपए 32 पैसे। इसमें ढुलाई, डीलर का कमीशन, एक्साइज ड्यूटी, वैट और कुल मिलाकर यह हो जाता है 105 रुपए 41 पैसे। प्रधानमंत्री का कहना है कि उनकी सरकार ने 6 महीने पहले जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की राहत दी थी, वो विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के वैट कम करने से आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। तेल पर सरकार को घेरने वाले विपक्ष को आज सीधे पीएम ने आड़े हाथों लेकर चौंका दिया। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक तो कोरोना पर थी, लेकिन पीएम ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करने वाले राज्यों की पूरी लिस्ट निकाली और जनता को पूरी तफसील से समझा दिया कि कहां कितना महंगा तेल मिल रहा है। आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। अभी तक विपक्ष सरकार को तेल के दाम बढ़ने पर संसद से सड़क तक घेरता था, लेकिन इस बार तेल की सियासत में पीएम ने एंट्री मारी और सीधे 5 महीने पहले दिवाली पर केंद्र सरकार के फैसले की याद दिलाई, जिसमें पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। मोदी सरकार के इस फैसले की देखा देखी बीजेपी शासित राज्यों ने भी अपने यहाँ वैट घटाने का ऐलान कर टैक्स में कटौती करने की जिम्मेदारी विपक्षी राज्यों के पाले में डाल दी। लेकिन विपक्षी दलों की सरकारों ने केंद्र की गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया, जिसका पूरा ब्यौरा आज पीएम ने जनता के सामने पेश कर ये जता दिया कि विपक्ष की सरकारें महंगाई के बोझ तले दब रही जनता से मनमाना टैक्स वसूल रही हैं। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। इस तरह पीएम ने जनता को बता दिया कि तेल पर राहत देने की जिम्मेदारी अब विपक्ष की सरकारों की है, जिन्होंने उनकी सलाह को नहीं माना। इसीलिए जनता को महंगाई की आग में जलना पड़ रहा है। मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को
वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से ही महंगे होते तेल को लेकर पीएम जनता को अपनी बात बता रहे हैं। यूपी चुनाव में जीत के बाद उन्होंने बदलती दुनिया का उदाहरण दिया था और आज उन्होंने जनता को ये भी समझा दिया कि अब क्यों केंद्र की तरफ से तेल के दामों में छूट देना मुश्किल होगा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार के पास जो राजस्व आता है उसका 42% राज्यों के पास चला जाता है। पीएम ने कहा कि कर्नाटक अगर वैट नहीं घटाता तो उसे भी इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी वैट घटाया था, नहीं घटाते तो 3 से 4,000 करोड़ का राजस्व मिल जाता। इन बातों का ये निचोड़ निकाला जा रहा है कि अगर बीजेपी शासित राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके अपना काम चला सकते हैं तो फिर विपक्ष क्यों महंगाई के लिए जिम्मेदार तेल की कीमतों को कम नहीं कर रहा। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से लोगों का बजट अस्त व्यस्त हो गया है। हम हैं इस समय जयपुर के एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर पेट्रोल का जो प्रीमियम क्वालिटी है उसका दाम 120 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है, जबकि दूसरी क्वालिटी के पेट्रोल का दाम 118 रुपए के पार हुआ है, जबकि डीजल का जो दाम है वो 100 रुपए के पार हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र ने पहले जो एक्साइज ड्यूटी फ्यूल प्राइसेस पर थी उस पर कमी की है, पर कई राज्यों ने इसमें कमी नहीं की है। उन्होंने आह्वान किया है कि जो राज्य हैं, जो दरख्वास्त किया है कि राज्य भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करें। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, पेट्रोल डीजल के जो दाम इतने बढ़े हुए हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यों को कम करना चाहिए, केंद्र पहले कर चुका है, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? बिल्कुल सही है, राज्यों को कम करना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में देखिए 10 या 12 रुपए कम रहते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए। अगर उत्तर प्रदेश में कम मिल सकता है तो राजस्थान में भी कम मिलना चाहिए। भारत तेल के मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, इसीलिए ईरान से अमेरिका की लड़ाई हो या फिर यूक्रेन पर रूस का हमला, दुनिया में होने वाली हर घटना भारत को प्रभावित करती है। संकट यह है कि अगर देश तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना तो रूस यूक्रेन की जंग भले ही थम जाए, लेकिन भारत में होने वाली ये सियासी जंग नहीं थमेगी। आज तक ब्यूरो। तेल पर वैट कम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी बयान आ गए, लेकिन केंद्र की तरफ से वैट न घटाकर अपनी सरकार का खजाना भरने वाली राज्य सरकारों का पूरा लेखा जोखा पेश किया गया। देखिए, महाराष्ट्र ने 3,472 करोड़ रुपए कमाए, तमिलनाडु ने 2,924 करोड़, आंध्र प्रदेश 1,371 करोड़, पश्चिम बंगाल 1,343 करोड़, तेलंगाना 1,302 करोड़, केरल 1,187 करोड़, झारखंड 664 करोड़, दिल्ली 173 करोड़, लक्षद्वीप 5 करोड़। लेकिन विपक्ष इसे सिक्के का एक पहलू बताता है। उसकी दलील है कि केंद्र ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर सबसे ज्यादा अपना खजाना भरा है। कैसे? देखिए, एक्साइज ड्यूटी साल 2018-19 में 2,10,000 करोड़, 2019-20 में 2,19,000 करोड़, 2020-21 में 3,71,000 करोड़, 2021-22 में 8,02,000 करोड़। ये तिमाही है। आंकड़े आपने यहां पर देख लिए। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, जिसने तेल पर इस युद्ध में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। कटौती की। मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज राज्यों से पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से का टैक्स घटाने का यह अंदाज विपक्षी सरकारों के गले नहीं उतरा। सबसे पहली प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे की तरफ से आई, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य है, फिर भी केंद्र सरकार हमसे भेदभाव कर रही है। केंद्र से मिलने वाला 26,500 करोड़ रुपए का जीएसटी अब तक बकाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सच नहीं है कि राज्य के कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। मुंबई में 1 लीटर डीजल पर टैक्स का हिस्सा केंद्र के लिए 24 रुपए 38 पैसे और राज्य के लिए 22 रुपए 37 पैसे है। पेट्रोल टैक्स का हिस्सा केंद्रीय कर के रूप में 31 रुपए 58 पैसे और राज्य के कर के रूप में 32 रुपए 55 पैसे है। वैट कम करना चाहिए। पेट्रोल जब बढ़ता है तो हर किसी की भी वही है, जैसे टैक्सी है और कुछ भी है, तो पेट्रोल तो कम होना चाहिए। दिवाली से आज तक स्टेट गवर्नमेंट में कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं उन्होंने वैट के ऊपर कम किया, तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। स्टेट गवर्नमेंट के कारण ये महंगाई बढ़ रही है। विपक्षी राज्यों की सरकारों में तेल की कीमतें गिराने की कोशिश पश्चिम बंगाल की सरकार को भी रास नहीं आई और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। तुम गुजरात को कितना रुपया दिया? हमारा कोई एतराज नहीं है, दे दो जितना भी मर्जी। यूपी को कितना दिया? महाराष्ट्र को कितना दिया? बंगाल को कितना दिया? जो ऑपोजिशन स्टेट है उसको अब रुपया देते नहीं, लेते हैं। और इसका बाद हम आ भी करते हैं तो हो जाता है चर्चा। आप कोतल भी करते हैं तो नहीं होता है बदनाम। हम चर्चा करते हैं तो हो जाता है बदनाम। आप कोतल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता है। तेल के दामों में लगी आग के खिलाफ विपक्ष लगातार आक्रामक है, जिसके जवाब में सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का हवाला देती रही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम ये पूरे वैश्विक बाजार के रुख पर निर्भर होते हैं और ये अटल जी की सरकार के समय हमने बनाया था, उसकी एक नीति बनाई थी। बाद में इन्होंने उसको पलटा दिया। अभी फिर हम, क्योंकि ये बाजार निर्भर ही होगा, केवल सरकार नियंत्रित करे ऐसा नहीं हो सकता। जब नवंबर में 10 मार्च तक देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े तो सवाल उठने लगे, जबकि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80 से $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। लेकिन इस बार पीएम ने सीधे सीधे तेल की महंगाई के लिए विपक्ष की राज्य सरकारों को घेर लिया, जिसने तेल की सियासत की भड़कती आग में घी डालने का काम किया है। ऑपरेटिव फेडरलिज्म तो 2 वे ट्रैफिक है ना। ये आप 26 लाख करोड़ कमा लें सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में पेट्रोल और डीजल पर, जीएसटी देने के वक्त जो आपकी संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है, उस वक्त आप शर्मा जाएं और नहीं दें, और फिर राज्यों को कहो अब आप वैट भी कम कर दो। आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर राज्यों के पास आइए और पहले सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए सबसे पहले। विपक्ष अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की याद पीएम को करवा रहा है, जिनके राज में अनूपपुर जिले में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए के पार है। इसकी सबसे बड़ी वजह टैक्स की अत्यधिक दर है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां पर पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठाने लगा है। क्यों मध्य प्रदेश और बिहार को छोड़ दिया? शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे बुलडोजर मामा ने जिस तरह से बताया कि उन्होंने कम किया, फिर क्यों आज 120 रुपए मध्य प्रदेश में है? बिहार में भी उनका ही सरकार है, क्यों बिहार में भी फिर 120 रुपए है? तो अगर उनको समाधान ढूंढना है या अच्छे दिन का जो उन्होंने वायदा किया 2014 में, 2014 से आज कितना बढ़ गया? दुगना हो गया। किसको जिम्मेवार मानते हैं? सरकार को, सरकार को, प्रदेश सरकार को, क्या प्रदेश सरकार को? इसमें गलती राज्य सरकार की है, क्योंकि आपको केंद्र सरकार आपको जब वैट टैक्स कम करने की कह रही है तो राज्य सरकार को अपना वैट टैक्स कम करना चाहिए। इसी आधार पर जब भी आपका पेट्रोल जो भी दाम होंगे उसमें कमी आ पाएगी। मध्य प्रदेश से आती आवाजें शिवराज पर दबाव का काम कर सकती हैं। कई लोगों को लगता है कि एमपी में तेल पर वैट कम करके बीजेपी विपक्षी सरकारों पर दबाव बढ़ा सकती है। मुंबई से पारस धामा, भोपाल से रविश पाल सिंह के साथ देव अंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। हमारे देश में सरकारों के पास आय के स्रोत बहुत कम है और इसीलिए तेल पर टैक्स लगाना आसान भी है और सरकारों की मजबूरी भी। और इसीलिए जानकार ये कहते हैं कि अगर सरकारें अपनी आय के स्रोत बढ़ा लें तो फिर यह समस्या हल हो सकती है। पूर्व तेल सचिव आरएस पांडे से जब हमने पूछा कि तेल पर राजनीति का आखिर पक्का इलाज क्या है तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। परमानेंट इलाज तो यही है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट हैं नहीं और आने वाले कई वर्षों तक हम नहीं हो सकते। लेकिन हमारे तरफ बहुत और कई देश हैं जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है।
हर देश के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं। अभी तो हमारा 85% के आसपास आयात होता है। अब क्रूड से क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दुनिया क्रूड से अलग जाने की बात सोच रही है, हम भी सोच रहे हैं। एथेनॉल का उत्पादन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर है, तो दुनिया चाहती है कि हम तेल से अलग हो जाएं, लेकिन अलग हो नहीं पा रही है। ये यूक्रेन का युद्ध हुआ, इसके बाद तो अमेरिका ने जो लीज वगैरह कैंसिल किए थे वो फिर से रिन्यू करने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका को भी डर है, वहां भी चुनाव आने वाले हैं, उनको भी डर है कि क्रूड के दाम अगर चढ़े रहे तो पेट्रोल डीजल वालों को ज्यादा दाम देना पड़ेगा, जो किसी के हित में भी नहीं है। तेल पर तकरार के बाद अब अतिक्रमण पर हो रही राजनीति की खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। आज हमारे देश के दो शहरों दिल्ली और अरवल से विरोध की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग में अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध किया, तो अलवर में बीजेपी 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के विरुद्ध सड़कों पर उतर आई। देश में अतिक्रमण पर हो रही सियासत की दो तस्वीरें हैं। पहली दिल्ली की है, जहां शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर के चलने की तैयारी में राजधानी की सियासत को नए सिरे से गरमा दिया है। वहीं अलवर में जहां पर मंदिर टूटा, वहां पर साधु संतों के साथ बीजेपी ने रैली की। लेकिन पहले शाहीन बाग चलिए, वो जगह जो देश और दुनिया में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफत का एपिसेंटर रहा। इसी शाहीन बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के लिए एमसीडी ने कमर कस ली है। सामने देखिए, ये मेट्रो लाइन आपको नजर आ रही है, श्रम विहार का इलाका। ये कहा जा रहा है कि उस पार बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं और वहां पर अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है, जहां पर बुलडोजर चल जाएगा। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये शाहीन बाग का इलाका है। ये शाहीन बाग की तमाम वो गलियां हैं जहां पर कभी प्रोटेस्ट चलता था और यहाँ पर तमाम दुकानें, मकान बना लिए गए हैं। जहांगीरपुरी के बाद बुलडोजर का रुख शाहीन बाग की ओर घूमा, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसके कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका एमसीडी से सुपड़ा साफ होने वाला है, इसी से डर के उन्होंने एमसीडी के चुनाव पोस्टपोन करवा दिए हैं और अब आखिरी के कुछ जो महीने और सप्ताह उनके पास बचे हैं, उनके पार्षद जो हैं वो इलीगल वसूली कर रहे हैं हर एरिया से। वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। इस विरोध के बावजूद दिल्ली नगर निगम के मेयर ने शाहीन बाग, जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर के इलाकों में अतिक्रमण की निशानदेही की, जहां पर बुलडोजर से कार्रवाई होनी है। जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को सबसे पहले आज बलसवा में जा करके और सर्वे करना चाहिए कि आखिर 15 साल में उन्होंने क्या किया था कि जो आज दिल्ली के लोगों को इस तरह से आग से जूझना पड़ रहा है। बुलडोजर कार्रवाई पे क्या कुछ कहेंगे? बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। दिल्ली की तरह अतिक्रमण पर एक सियासी जंग राजस्थान के अलवर में भी चल रही है, जहां मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ बीजेपी ने साधु संतों के साथ प्रदर्शन किया। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे आस्था का जो सवाल है उसका मान रखते हुए जो भी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो गलत ऑर्डर दिए हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए और गवर्नमेंट को धन्यवाद देके किया भी है। और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा अशोक गहलोत की सरकार में ना हो। अलवर में घरों, दुकानों और मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने का व्यापक विरोध हो रहा है। चौतरफा दबाव को देखते हुए सोमवार को राजस्थान सरकार एक्शन में दिखी और बड़ी कार्रवाई करते हुए राजगढ़ के एसडीएम केशव मीणा और नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनवारी लाल मीणा को सस्पेंड कर दिया। जिस तरह का माहौल, आप जिस तरह के इकोसिस्टम तैयार हो रहा है या कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज, इससे स्पष्ट दिख रहा है। चाहे राजस्थान में ले लो, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की घटना ले लो, या दिल्ली में आपको शाहजहांपुर के एक्शन पे देख लो, या महाराष्ट्र में शिवसेना का रिएक्शन देखो, कांग्रेस का। ये एक तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति 65 साल में कांग्रेस ने की है, उसका प्रतिफल यह सब दिख रहा है। ये जो बीजेपी के नेता नाटक करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, पाप लगेगा इनको। ये केसरिया पहनकर, भगवा पहनकर, जो हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, जो हमारी आस्थाओं का प्रतीक है, जो हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है,
वो पहनकर बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं, एमपी बन गए, एमएलए बन गए। ये बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं भगवा पहनकर, इनको भगवान माफ नहीं करेंगे कभी। राजस्थान के अलवर के राजगढ़ में 17 अप्रैल को नगर पालिका ने मास्टर प्लान के तहत 86 अतिक्रमण हटाए थे। इनमें 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चला था। इसके साथ ही आसपास के घरों और दुकानों को भी अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया। लेकिन नगर पालिका की इस कार्रवाई के बाद एसडीएम समेत कई अफसरों का निलंबन हो चुका है। फिर भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो। क्या यूक्रेन में भड़की युद्ध की आग की चपेट में पूरी दुनिया आने वाली है? क्या अब तक न्यूक्लियर वॉर की धमकियों और चेतावनियों के दौर से गुजर रहा माहौल सचमुच विश्व युद्ध में बदल सकता है? यह प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे टकराव में अब नई चेतावनी सामने आई। रूस ने सीधे साफ शब्दों में पश्चिमी देशों के ऊपर हमले की चेतावनी दे दी है। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की आपूर्ति करते रहे तो रूस भी नेटो देशों के ठिकानों पर हमले करेगा। और इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के अंदर भी यूरोपीय और अमेरिकी दूतावासों और ठिकानों पर हमले की सख्त चेतावनी दी। 2 महीने से यूक्रेन की जमीन पर सैकड़ों टन बारूद फूंक गया। यूक्रेन की जमीन में दर्जनों धमाके झेले। यूक्रेन के शहरों पर गिरती सैकड़ों मिसाइलों ने तकरीबन आधे यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया। युद्ध भूमि के आर पार दुश्मन के ठिकानों पर दोनों ओर से हजारों रॉकेट दागे गए। दोनों ओर से हजारों सैनिकों की मौत हुई, बेहिसाब लोग मारे गए। लेकिन 2 महीने के बाद भी यूक्रेन का युद्ध किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। 9 हफ्तों से रूस का मुकाबला कर रहा यूक्रेन अगर झुकता नहीं तो उसके पीछे है पूरे पश्चिमी कुनबे की ताकत। फरवरी के महीने से डिफेंसिव वॉर कर रहा यूक्रेन अब रूस के ठिकानों पर हमले करने लगा है। एक तरफ रूस की सेना कीव पर कब्जे का सपना छोड़ सिर्फ डोनबास इलाके पर पूर्ण नियंत्रण की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर यूक्रेन की फौज अब सरहद लांघकर रूसी ठिकानों पर हमले करने लगी है। रूस के बेलगोरोद से लेकर लुहांस्क के इरमिनो तक रूसी सेना के हथियार डिपो में कहीं धमाके हो रहे हैं तो कहीं पूरा डिपो ही फूंक दिया जा रहा है। यूक्रेन के इन हमलों को जब पश्चिमी देशों ने समर्थन देना शुरू किया तो रूस ने सीधी चेतावनी दे डाली। यूक्रेन की पीठ पर पश्चिमी देशों के हाथ और सैन्य मोर्चे पर साथ से रूस परेशान तो था, लेकिन अब तक रूस ने यूक्रेन को ऐसी वार्निंग नहीं दी थी, क्योंकि रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़राखोवा ने साफ कहा है, हम क्या ठीक समझते हैं कि यूक्रेन को दी जा रही सैन्य आपूर्ति की मदद रोकने के लिए रूस उन नाटो देशों से सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है जो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति करते हैं। आखिरकार इसी सैन्य मदद के कारण यूक्रेन के इलाके में मौत और रक्तपात हो रहा है। मारिया ज़राखोवा के बयानों का मतलब ये है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य मदद करते रहे तो यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता भी कह चुके हैं कि कीव में जिन अड्डों पर बैठकर हमले का फैसला हो रहा है उनके ऊपर लंबी दूरी के सटीक हथियारों से हमले के लिए रूस की सेना 24 घंटे तैयार है। रूस के दक्षिणी पश्चिमी इलाके ब्रयांस्क से लेकर लुहांस्क तक रूसी सेना के कब्जे वाले ठिकाने राख में तब्दील होते जा रहे हैं। उधर अमेरिका और ब्रिटेन कहते हैं कि यूक्रेन ठीक कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका यही चाहता था कि रूस इतना कमजोर हो जाए कि फिर हमला ना कर सके। ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेज मिनिस्टर जेम्स हिप्पे ने कहा है कि यूक्रेन अगर रूस के ऊपर ऐसे हमलों में ब्रिटिश हथियारों का इस्तेमाल करे तो नाजायज नहीं होगा। इतना ही नहीं, जर्मनी में यूरोपीय यूनियन और नेटो के सदस्य देशों के करीब 40 रक्षा मंत्री मंथन करने बैठे तो ये फैसला किया कि यूक्रेन को अब रूस पर हमला करने के लिए और ज्यादा घातक हथियार भेजे जाएंगे। पश्चिमी देशों के ऐसे ही रुख से भड़के रूस ने अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों पर हमले की सीधी चेतावनी दे डाली। यूक्रेन पर हमले के शुरुआती हफ्ते से रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देनी शुरू कर दी थी कि इस युद्ध में कोई शामिल हुआ तो रूस उस पर हमला करेगा। रूस के इस रुख के बावजूद अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और नेटो से लेकर यूरोपीय यूनियन तक ने यूक्रेन की मदद जारी रखी और उसी मदद के जरिए जब ज़ेलेंस्की की फौज ने पुतिन की सेना का डटकर मुकाबला किया
तो रूस ने न्यूक्लियर वॉर के खतरे का अंदेशा जताना शुरू किया। लेकिन अमेरिका ने रूस के परमाणु युद्ध वाले तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को बेकार की हेकड़ी बताया। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा, इस तरह तलवारें बांधना और धमकी देना खतरनाक है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वॉर हो, इस युद्ध में हर कोई हारता है। अमेरिका की ओर से यह बयान रूस की उस चेतावनी के बाद आया था जिसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि पश्चिमी देशों से होने वाली आर्म्स सप्लाई से थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अब जब रूस की ओर से नेटो देशों के ठिकानों पर हमले की वार्निंग दी गई है, तो रूस की वो चेतावनी और गंभीर लगने लगी है, जिसमें यूक्रेन का युद्ध यूक्रेन की सरहद से बाहर तक फैलने का खतरा दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की तरफ से अब तक सीधे तौर पर नेटो, अमेरिका या ब्रिटेन को ऐसी चेतावनी नहीं दी गई थी, लेकिन रूस की इस धमकी को न तो यूक्रेन गंभीरता से ले रहा है और न ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश। तो आखिर रूस की रणनीति और युद्ध के परिणाम को लेकर यूक्रेन क्या सोचता है? टीवी टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। यूक्रेन क्या सोचता है, आप भी देखिए, सुनिए। I want to ask you at the very outset, just a few days ago, your Russian counterpart, Sergei Lavrov, suggested that this conflict could turn into World War III, said there was a serious and real risk of a third world war, even had a veiled warning of a nuclear conflict. How do you see that, sir? Mr. Lavrov, well, this is a clear traditional Russian scaremongering, an attempt to blackmail the world and to scare countries who support Ukraine away. To tell to them, if you continue supporting Ukraine, we will resort to the third world war. But it's just a blackmail. No one should be afraid of it. Russia understands it's getting weaker day by day and resorts to these unprecedented threats. And the last point on nuclear weapons. Ukraine has no nuclear weapons. What the West does not intend to use nuclear weapons against Russia. So when Lavrov threatens nuclear war, he literally threatens that Russia will launch the nuclear war. And this will mean an attack on entire humanity. We have to remain united. And I know that India enjoys special relationship with Russia, but one clear point should be taken into account. This Russia, the Russia that we are all dealing with, is different from the one India was developing its special relationship with. This Russia destroys, kills, tortures, rapes, and manipulates. So and more importantly, this Russia is in strategic decline. So I hope that the Indian leadership will thoroughly analyze the current situation and the strategic development of this situation and will stand on the right side of history. तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? यूक्रेन युद्ध में अमेरिका फंडिंग कर रहा है, नेटो हथियार भेज रहा है, कोई सैन्य साजो सामान दे रहा है, तो कोई यूक्रेनियन आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए अपने ट्रेनर्स भेज रहा है। परिणाम ये कि ये युद्ध काफी लंबा खिंचता जा रहा है और ऐसे में अब नई युद्ध नीति अपनाई जा रही है। दोनों देश एक दूसरे की सेना की सप्लाई लाइन काटने का प्रयास कर रहे हैं। रूसी सेना का प्रयास यह है कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जो हथियार और सामान मिल रहे हैं उसे रोका जाए और अब यूक्रेन भी बिल्कुल उसी तरह से पलटवार कर रहा है। रूसी सेना के महत्वपूर्ण साजो सामान और डिपोज पर यूक्रेन हमले करने लगा है। रूस के तेल डिपो और सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं और दूसरी ओर रूस दावा कर रहा है कि उसने पश्चिमी यूक्रेन के 6 ट्रैक्शन सब स्टेशन ध्वस्त कर दिए। इन्हीं पावर स्टेशन से यूक्रेन की रेल को बिजली मिलती थी और रूस को लगता है कि उसी रेल का इस्तेमाल करके यूक्रेन डोनबास इलाके तक सैन्य सामान और हथियार पहुंचा रहा है। हालांकि ये पुख्ता तौर पर रूस को भी नहीं पता कि यूक्रेन को पश्चिम से जो सैन्य सामान की सप्लाई मिल रही है वो किस रूट से आ रही है। हां, अब तक ये जरूर साफ हो चुका है कि करोड़ों डॉलर की नकदी और सैन्य मदद यूक्रेन को अवश्य मिल रही है। अमेरिका 32 करोड़ डॉलर से ज्यादा की नकद फंडिंग
$80 करोड़ की सैन्य मदद, जिसमें 155 mm की 32 हॉवित्जर तोप, 72 बख्तरबंद वाहन, 1400 स्ट्रिंगर मिसाइल से 120 फिनिक्स घोस्ट ड्रोन, 5000 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दे रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन 4800 NLAW एंटी टैंक मिसाइलें, 6000 एंटी टैंक मिसाइलें, जेवलिन स्टार स्ट्रीक मिसाइलें, 120 बख्तरबंद वाहन, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम दे रहा है। कनाडा लगभग $12 करोड़ की सैन्य मदद दे रहा है, जिनमें हैंड ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स। जर्मनी 1000 एंटी टैंक्स वेपन सिस्टम, 500 स्ट्रिंगर मिसाइलें, 2700 स्ट्रेला मिसाइलें। फ्रांस दे रहा है €10 करोड़ के सैन्य साजो सामान, मिलान मिसाइलें, सीजर, हॉवित्जर और इसके अलावा बाल्टिक के देश जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, स्लोवेनिया, बल्गारिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड से लेकर इधर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक ने भी यूक्रेन को जबरदस्त सैन्य मदद की है। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन को वैसे मदद तो नेटो का लगभग हर देश कर रहा है और ये मदद युद्ध के शुरुआती दिनों से ही चली आ रही है। लेकिन अब इस मदद को लेकर बात और भी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फरवरी में जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विरुद्ध स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, तभी से नेटो देशों को चेतावनी भी वो जारी कर रहे हैं। मतलब यह हुआ कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही पश्चिमी देशों की तरफ रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। जैसे युद्ध के 2 महीने बाद अब रूस ने यूरोपीय देशों, जैसे रूस की नेटो को 5 वार्निंग, अब हम आपको बताएं कि नेटो देशों को 5 बड़ी चेतावनी रूस की तरफ से क्या दी गई है। रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है, यह सबसे बड़ी चेतावनी है। यूक्रेन को हथियार देने वाले हमारे दुश्मन यानी कि नेटो के देश, जिनके बारे में भी हमने आपको बताया वो हमारे दुश्मन है। रूस ये साफ तौर पर कह चुका है, पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सामने से लड़े नेटो। रूस ने यह भी कह दिया कि हमें पता है आप मदद कर रहे हैं, आप पीछे से क्यों कर रहे हैं, आइए सामने से लड़िए। यानी कि तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की धमकी भी यहां पर रूस दे रहा है। और रूस की ये जो चेतावनी है ये गंभीर है। रूस पर हमला हुआ तो नेटो करेगा पलटवार। नेटो पलटवार मतलब रूस हमला करेगा, यह साफ तौर पर रूस ने कह दिया है। अब यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही पश्चिमी देशों की तरफ से रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन युद्ध के 2 महीने बाद अब रूस ने यूरोपीय देशों पर अपने ढंग से एक्शन लेना शुरू कर दिया। रूस ने गैस और तेल की सप्लाई के बदले भुगतान के लिए अपनी शर्तें रख दी और जो देश रूसी करेंसी रूबल में पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनकी गैस सप्लाई रूस बंद कर रहा है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आया पोलैंड का, जिसे अब रूस की गैस तेल कंपनी गैज़प्रॉम ने गैस देने से साफ इनकार कर दिया है। बारूद की आग यूक्रेन झेल रहा है और युद्ध की तपिश उसकी सरहदों को पार कर रही है। इस युद्ध में रूस के विरुद्ध खड़े यूरोपीय देशों पर अब रूस ने जवाबी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पोलैंड ने दावा किया है कि रूस की गैस और तेल कंपनी गैज़प्रॉम ने उसकी गैस सप्लाई बंद करनी शुरू कर दी है। रूस की गैस और तेल कंपनी गैज़प्रॉम की ओर से बयान जारी किया गया है। हमें 1 अप्रैल से पोलैंड और बुल्गारिया से कोई भुगतान नहीं मिला। बुधवार से उनकी डिलीवरी को निलंबित किया जा रहा है। उधर बर्लिन में बैठे पोलैंड के प्रधानमंत्री मातेउश मोरावेस्की ने दावा किया कि रूस अगर पूरी तरह भी गैस आपूर्ति बंद कर दे तो पोलैंड तैयार है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर जब पश्चिमी देश पाबंदियां लगाने लगे तो उसी सिलसिले में 26 अप्रैल को नए सिरे से रूस के 50 रईसों और कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई। ठीक इसके बाद गैज़प्रॉम ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस देने से मना कर दिया। हालांकि पोलैंड ने दावा किया है कि उसके 76% गैस स्टोरेज फुल है। वैसे भी पोलैंड ने रूस से पहले ही कोयला लेना बंद कर दिया था और अब गैस भी नहीं लेगा। हालांकि हकीकत ये भी है कि पोलैंड में 45% गैस सप्लाई रूस से ही होती है, जबकि ऊर्जा जरूरत में गैस का इस्तेमाल सिर्फ 7% ही होता है। इस हालत में पोलैंड रूस की उस शर्त को मानने से इनकार कर रहा है जिसमें रूस ने कहा है कि जिन देशों को गैस की सप्लाई की जा रही है उन्हें गैज़प्रॉम बैंक में ही खाता खोलना होगा और भुगतान डॉलर और यूरो में जमा करना होगा। पोलैंड का कहना है कि वैसे भी रूस से गैस डील इस साल तक खत्म ही होने वाली थी। ऐसे में अभी से गैस सप्लाई रोक दी गई तो कोई बात नहीं, जबकि यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि पुतिन ने गैस के बहाने
यूरोप को ब्लैकमेल करने का नया बहाना अपनाया है। यूरोपीय देशों का मानना है कि गैस के बदले रूस को यूरोप से एक दिन में 40 करोड़ डॉलर मिलते हैं और अगर रूस ने गैस सप्लाई बंद कर दी तो नुकसान उसी का होगा। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन रूस युद्ध को 2 महीने हो चुके हैं। हमले भी हुए, बातचीत भी हुई, एक दूसरे के विरुद्ध बयानबाजियां हुई, धमकियां हुई और प्रतिबंधों की कार्रवाई भी हुई, लेकिन युद्ध का परिणाम निकलता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। रूस बातचीत को तैयार भी होता है तो यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं दिखाई देता, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को झुकने नहीं देते। और ऐसे में यूक्रेन के विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि आखिर इस युद्ध का अंत क्या होगा, यह युद्ध कैसे खत्म होगा, तो यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम तो खत्म करना चाहते हैं, रूस नहीं करना चाहते। दस्तक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।